आज मेरी शादी थी। सभी लड़की के अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान शादी के लिए बचा कर रखती है। लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादी से ज़रा अलग थी। ये शादी कम, एक सौदा ज़्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर जी थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सादा सा जोड़ा पहने एक आम सी दुल्हन। आने वाले वक्त के डर की वजह से मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनी गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे शादी मत करो, वह पागल है, साइको है। अरे तुम तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक बात ही मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट से गला सूख चुका था। मैं अपने घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया तो मैं थोड़ा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट तो उठाओ। मुझे ये बात अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात मानी और खुद ही अपना घूंघट उठा लिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा और कितनी देर तक टकटकाई लगाए मुझे देख रहा। और ना जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे के टेरिस पर चला गया। मेरा नाम सिमरन है और मैं गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और एक छोटा भाई भी है। भाई भी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों के लड़के और लड़कियाँ पढ़ने आती थी, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप ही मज़ा ले लेती थी और मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी। और अब यूनिवर्सिटी में अभी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप बनाया था और उनसे उनके साथ कभी कभी स्टडी पर डिस्कशन कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में मणिपुर से एक लड़का समीर माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते हैं पूरे डिपार्टमेंट में उसका चर्चा होने लगा। वह बहुत ही हैंडसम था और हर लड़कियां उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब देखा तो पहली नज़र में दिल दे बैठी थी। लेकिन वह तो ऐसा चांद था जिसे मैं छूने की तमन्ना तो कर सकती थी, लेकिन छू नहीं सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने फीलिंग को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी के सामने नहीं होने दिया। क्लास में जब अपने ग्रुप बने तो समीर मेरे ग्रुप में शामिल हो गया। अब अक्सर हमारी बातचीत पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी। कभी कभार समीर मेरे नोट बना देता, कभी पढ़ाई में मेरी मदद कर देता, असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां मुझसे कहने लगी कि समीर तुम्हें पसंद करता है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस समीर के स्टेटस के साथ मैच नहीं करता था। और वो कोई पागल था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक निचले फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ना हुई। ना मैंने कभी समीर से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी समीर ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज समीर नहीं आया। मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन न जाने वह क्यों नहीं आया। हमें तो कभी एक दूसरे को अपना नंबर भी नहीं दिया था, कभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और आज आखिरी दिन भी वह ना आ सका। मैं बड़े दुखी दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत ही बुरा गुजरा था।
कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी के थकान उतारने में ही गुजर गए, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक हुआ और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही साथ टेस्टों के दौरान पता चला कि पिताजी के वाल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करवानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्त तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से आराम करने को कहा। पिताजी अब ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते थे कि काम पर जाए, लेकिन मैं उन्हें मना करती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझसे चोरी से वो काम पर चले गए तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो पिताजी खुद ही कहने लगे कि जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके लगने लग गई। एक कम किराए पर छोटा सा मकान ले लिया। माँ का परेशान चेहरा देखकर मैं भी परेशान हो जाती। भाई बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता था तो काम करेगा तो मुझे भी बाहर कदम निकालना पड़ा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी की रेडी निकालकर घर के बाहर लगा लेती। कल सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर जाकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया। माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर डटी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते समय पिताजी का दिल भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और अब एकदम हालात की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैंने अगले दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए तलाश किया और नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार में नौकरियों की एड देखकर बहुत जगह अप्लाई किया, लेकिन पूरा 1 महीने में नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू की कॉल आती, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पर पहले ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो, इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन्हीं दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी। मैं खुशी से खिल उठी, फ़ौरन ज्वाइन कर ली। अभी मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलवाया और कहने लगे, मिस मानवीय, मिस सिमरन, आपकी जितनी काबिलियत है और जितना अच्छा आप काम करते हैं, इसके हिसाब से सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है क्या? मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई। क्या बोलूँ, हाँ या ना? लेकिन फिर मैं हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रह गए। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखी और पूछी, कैसे सर? तो वह कमीनी से हंसते हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवीय सिमरन, अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखी और पूछी, कैसे सर? तो वह कमीनी सी हंसी हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवीय सिमरन, अब आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बस उसकी बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम से गुस्से से खड़ी हो गई और कहने लगी कि तुम जैसे कमीनों की वजह से सभी लड़कियां घरों से निकलने को डरती है। मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। गुस्से से यह कहती हुई ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह कमीना मुझे आवाज़ देते रह गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अपने आप इतना लाचार लग रहा था कि दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं थी। मैं कितनी देर बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक, घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ सिमरन, तुम इतने परेशान क्यों हो? माँ के पूछने की देर थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। माँ को सारी बात सच सच बता दी।
माँ ने मुझे गले लगा लिया और हौसला दिया। वह कहने लगी, बेटा तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से बेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुझे हिम्मत और समस्या से सामना करना होगा। माँ ने इसके बाद मुझे बहुत समझाया, पर मैं कब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नई जॉब देखने लगी और फिर जल्द ही मेरी किस्मत से मुझे एमके एंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी, सैलरी ज़्यादा थी और पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा थी। मुझे अब काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपने कंपनी हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम लग गई थी। लेकिन इन्हीं दिनों बॉस ने वर्क्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनकी तरफ से एक अजीब अनाउंसमेंट सुनने में आया था कि जो भी लड़की मेरी बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारेगी तो मैं उसे बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। जो मुझे ये बात बॉस की अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे में क्या मसला था कि बॉस इस तरह का ऐलान किया था। लेकिन फिर बराबर ये बात सुनने को मिलती रही, कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी के लिए तैयार नहीं। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर कौन सा ये सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा ही है ना। लेकिन दिमाग इस बात को झटक देता। दिल और दिमाग की जंग जारी थी। फिर दिल जीत गया और मैं आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कह दी। मेरी बात सुनकर बॉस बहुत खुश हुए। रविवार का दिन शादी के लिए तय कर दिया। मैं घर आकर माँ से बात की तो माँ बात सुनकर शौक में चली गई। मुझसे खफा हो गए। पिताजी का भी रवैया माँ से अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना किया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी और सबसे बड़ी बात तो मुझे उन पैसों का लालच था जिनसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन भी तो नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी 1-2 दिन नाराज़ रहेंगे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने और समझाने की हद से निकल चुकी थी। इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन आ पहुंचा और सादा से फंक्शन में हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा, लेकिन उसका नाम सुनकर मैं चौंक जरूर गई थी। लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब ये समीर तो वह समीर बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता था, जबकि ये तो ना जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैंने कमरे में तुम्हें देखा तो मेरी हैरत की सीमा ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैं समीर की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे ही देख रहा था। मैंने शर्माते हुए सर झुकाया था, लेकिन फिर उसने पूछा कि क्यों तुम ऐसे साइको होते जा रहे हो? क्या तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है? मेरी बात सुनकर समीर ने गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब मणिपुर से माइग्रेट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ से डिपार्टमेंट में इंटर होते ही नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों जिन्होंने मेकअप करके केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह के मेकअप से पाक बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मुझे ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखकर मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही दिल में उतर गया। मुझे तुम्हें देखता, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से शादी का प्रेशर बढ़ने लगा।
दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया इसीलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा नहीं किया। उन्हें तुम्हारी काबिलियत और तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे अपने बिजनेस में चार चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। इसलिए आखिरी दिन मैं यूनिवर्सिटी में नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी आस और उम्मीद नहीं तोड़ सकता था। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी बड़ी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर को झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती, मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के क्लर्क डिपार्टमेंट में तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नाउम्मीद हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ से ढूंढूं? इसके बाद मैं जैसे खुद से ही उदास हो गया था और इन्हीं दिनों में ऐसी हालात में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। मुझे किसी कंसर्ट में लेकर जाना चाहते थे, जबकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करे। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने पापा से मेरी बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहे और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़के से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा। उसके बीच में उनके बिजनेस को भी नुकसान हुआ था और हमारे रिश्ते को भी लेकर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो उस लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही रिश्ते को ठीक किया और हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए। फिर पापा ने एक और जगह मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने के लिए बहुत कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दे, लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं आऊँ। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर आऊँ जाऊँ। पापा मुझे बहुत डांट टफराते, अक्सर मुझे समझाते, लेकिन वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद मेरे पापा को मेरी चिंता होने लगी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वह बिजनेस जमाने में फ़िक्र में लगे रहते। खैर मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने बातों को साफ साफ मना कर दिया था। अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखे, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दे। पापा भी शायद समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दिया। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। पापा ने इकलौते बेटे को दुनिया से अलग थलग और दुनिया से उचट देखते तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करके बहाने से घर बुला लेते, लेकिन मैं उस वक्त तो बहल जाता और फिर उसकी हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए, तुम्हें तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की बात मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले में भी गया, तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया था वह भी गलत निकला। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। क्या पूछताछ करते 1 महीने कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता ना चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी ना थी और ना ही तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती थी जिससे बारे में पूछ सकता। जैसे महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। मैंने हारे हुए अंदाजा में पापा से कहा वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा मैंने इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दी है, रविवार को तैयार रहना।
मैंने उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार के तय वक्त पर मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक जरूर था, मगर सिमरन नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होगी, मैं ये सोच कर रह गया। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर हैरान हो गया। हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था, और देख लो आज हम एक हो गए। समीर ने कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह में और समीर खुशी खुशी अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को गले लगा लिया। उनकी आंखें भीग गई थी। शायद वह भी समीर की इस आदत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। अब हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे और मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से समीर को देख रहे थे। इस बारे में मैं और समीर ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और समीर एक दूसरे से वादा किया था कि यह बातें कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, कि हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही वाली लड़की हूँ जिससे समीर शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक समीर पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने सिमरन को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। समीर यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गए। पापा की आंखें भीग गए तो कितनी देर समीर को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे समीर की माँ का ख्याल आया, तो मैंने उनसे पूछ लिया, समीर आपकी मम्मा कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और न ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपके बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीरें घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर और फीकी सी हंसी हंस दिया और कहने लगा, चलो आज तुम्हें यह सच भी बता देता हूँ। मेरी मम्मी पापा की शादी दरअसल एक शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने का और एक दूसरे का स्टेटस ऊंचा करने का सौदा था। इन दोनों ने मंजूर किया और एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती, वह क्लब जाती और पार्टी करती रहती, और पापा अपने बिजनेस को दो चार करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था, लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। इन दोनों के रिश्तों में प्यार नहीं था। इसी दौरान ना चाहते हुए भी कहीं में भी पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, वह भी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालना चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं दुनिया में चला आया। फिर पैदा होने के कुछ दिन तक तो मम्मी पापा से मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़े शुरू होने लगे। मम्मी को आपत्ति होती कि पापा उन्हें वक्त नहीं देते। पापा को एतराज़ होता कि मैं जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। क्यों इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगे थे। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को इस ऐसे कुछ पता चलता तो नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ देते। कभी कभार तो मम्मी के ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश करते, लेकिन एक तो वह नशे में होते और फिर दूसरे मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक केस कर दिया। पापा को जैसे नोटिस मिला तो मम्मी के पास चले और मम्मी के मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% के शेयर होल्डर मम्मी थी, और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर डटी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था।
वो पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे। अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया और अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गई। तो मम्मी के 50% शेयर वापस करना पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको ही बिजनेस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी। तो क्या उन्होंने दोबारा शादी नहीं की? पापा ने सारे घर से मम्मी की एक एक चीज़ फेंक दी थी, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीरें भी नहीं रहने दिए। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज़ के झगड़े मुझे औरत जात से भरोसा ख़त्म करते गए। इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था और ना ही अपनी ज़िंदगी में ऐसी औरत चाहता था जिसे घर का ख्याल ना हो, ना पति का हो, ना बच्चे का, जिसे ये पता हो कि शाम को तैयार होकर उसको क्लब जाना है, लेकिन ये ना पता हो कि शाम को उसका बेटा और उसके पति के लिए क्या खाएंगे, जिसे गैर मर्दों से अपनी तारीफ सुनकर अच्छा लगता है। मुझे ऐसी औरत नहीं चाहिए। मैं चाह रहा था कि मुझे ऐसी औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब अपने घर वापस आऊं तो मुस्कुराते हुए मुझे दरबार पर वेलकम करती मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही हो वह औरत जो मेरी ज़िंदगी में सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियां देखे, मुझे अच्छी मिलेगी, लेकिन वह सब के सब मम्मी की तरह ही थी। मम्मी की तरह उनके साथ उनकी ज़िंदगी भी मम्मी की ज़िंदगी जैसी थी। मैं धीरे धीरे सबसे ऊंचा होता गया और फिर बिल्कुल ही पीछे हट गया। जब मैं माइग्रेंट होकर आया, मुझे लगा कि मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। समीर कहते हुए प्यार से मेरे कंधों पर हाथ रखा। मैंने उसको सीने से लगा लिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि समीर की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। धन्यवाद।